हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंदन पाठशाला में। तो चलिए आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है। तो यदि आप भी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10th क्लास और उसके साथ साथ अन्य और कई विषयों की जानकारी बहुत ही सरल ढंग से प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह विलयन जो होगा उस विलयन का पीएच मान संभवतः कितना होगा, 1, 4, 5 या फिर 10। तो जी हाँ, यहाँ ध्यान देना है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है यानी वह विलयन कैसा है, क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर, 10 आपका जो होगा वो सही उत्तर है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। जी हाँ, एसिटिक अम्ल के जो तनु विलयन होता है उसके बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज जैसी गंध देता है, यह सड़े अंडे जैसी गंध देता है, या यह सड़े मांस जैसी गंध देता है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन है वह सिरका जैसी गंध देता है। तो ए इज द राइट आंसर, यह सिरका जैसी गंध देता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल विलयन में जब किसी पत्ती को उबाल करके उस पर कुछ आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उस पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, आपको ये बताना है। गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला। तो एल्कोहल में जब किसी पत्ती को उबालकर उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उस पत्ती का जो रंग है वो नीला और काला हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि उसमें से जो क्लोरोफिल है वो निकल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से, जी हाँ दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अगर आपके पेट में गैस बना दे या यदि हम लोग के पेट में गैस हो जाता है, अपच हो जाता है, खाना नहीं पच पाता है, तो किस औषधि का उपयोग करने से हमें आराम मिलता है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। जी हाँ दोस्तों, तो एंटासिड वह औषधि है जो हमारे पेट के अपच को या गैस को दूर करने में मदद करता है। तो सी इज द राइट आंसर, एंटासिड। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है, 5, 7, 14 या फिर 0। तो उदासीन विलयन का मान आपने पढ़ा है 7 होता है। तो बी इज द राइट आंसर, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लवण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें आपको लवण को पहचानना है कि लवण कौन है, HCl, NaOH, K2SO4 या NH4OH। इसमें लवण कौन होगा ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं HCl आपका यहाँ पर क्या है, HCl अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भस्म है। और NH4OH ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, भस्म है। तो ये तीनों जो होंगे नहीं होंगे। और ये क्या है आपका, पोटेशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पर पूछा था कि कौन लवण है, तो सी जो होगा पोटेशियम सल्फेट जो होगा ये एक लवण है। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जी दोस्तों, किसी लोहे को जब लाल करके उस पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाएगा तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, आपको ये बताना है। FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS। जी हाँ, लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो
कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। Fe3O4 का जो यौगिक है ये बनेगा। जी हाँ दोस्तों, लोहा जो है जलवाष्प से अभिक्रिया करके Fe3O4 का निर्माण करता है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव शरीर होता है उस मानव शरीर में पीएच का जो मान होता है वो कितने से कितने के बीच होता है, यानी उसका रेंज क्या होता है। 6.0 से 6.8 के बीच, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.5। तो बी इज द राइट आंसर। 7.0 से 7.8 के बीच मानव शरीर का जो पीएच है वो कार्य करता है, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा जो होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, आपको ये बताना है। यहाँ पर है आपका सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। जी हाँ, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। NaHCO3 जो होगा यह बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है। चलिए 10वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। जी हाँ दोस्तों, 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आप देख रहे हैं चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ, आपको बताना है कि इन चारों में से जो है 3 एक दूसरे से संबंध रखते हैं, लेकिन चौथा इनसे अलग है, वो कौन है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इनमें क्या है, इन तीनों से विजातीय है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। एक मिनट, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। एक मिनट, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। हाँ चलिए, इतना पर ही ठीक है, इतना पर ही देखते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। जी हाँ, कौन सा पीएच का जो मान होगा वो ये बतलाएगा कि विलयन कैसा है, क्षारीय है। जी हाँ, क्षारीय विलयन कौन सा है, कैसे पता चलेगा। 2, 7, 6 या 13। या दोस्तों 2, 7, 6 या फिर 13, यानी उस विलयन का पीएच मान कितना होगा तो हम उसे क्षारीय कहेंगे। तो डी इज द राइट आंसर। 13 वाले को हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। क्यों, क्योंकि 5, 7 से नीचे वाले को अम्ल कहा जाता है। ये 2 और 6 अम्ल होगा और 7 पे उदासीन होता है, और यहाँ क्षार पूछा गया है, तो डी इज द राइट आंसर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। या दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बस थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को आप सुन लीजिए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। चाहे दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित होकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चारों के चारों अम्ल है, और इन चारों अम्लों में से सबसे मजबूत प्रबल अम्ल कौन सा होगा ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल।
यानी इन चारों में से सबसे प्रबल अम्ल के बारे में आपको बताना है। लैक्टिक, एस्कॉर्बिक, सल्फ्यूरिक या फॉर्मिक। तो सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये काफी प्रबल अम्ल होता है, H2SO4। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है अर्थात क्षार नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यह एक लवण है। NaCl क्या है, एक लवण है, और ये तीनों के तीनों क्या है, क्षारक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? जी हाँ, इससे पहले पूछा था कि यहाँ पर कौन प्रबल अम्ल है, अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन प्रबल क्षारक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि कौन प्रबल क्षारक है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर चारों में से प्रबल क्षारक जो है आपका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? यानी लिटमस विलयन जो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, वह किस पदार्थ का बना होता है आपको ये बताना है। कवक, लिचेन, जिप्नोस्पर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ से बना होता है? तो बी इज द राइट आंसर, लीचेन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, लीचेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित चार ऑप्शनों में से किसका इस्तेमाल अम्ल या भस्म का पता लगाने में नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। वही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मेथिल ऑरेंज, फिनाल्फ्थैलिन, हल्दी या फिर मूली। जी हाँ दोस्तों, इन चारों में से भी जाती है, हमें दिखाई दे रहा है मूली। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मूली का इस्तेमाल सूचक के रूप में नहीं किया जा सकता है, जबकि इन तीनों का इस्तेमाल सूचक के रूप में किया जा सकता है। सूचक का मतलब होता है कि जो अम्लीय और क्षारीय विलयन की हमें जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी किस में से गंध नहीं आती है, आपको ये बताना है। वैनिला, प्याज, शकरकंद या लौंग का तेल। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका राइट आंसर सी होगा। शकरकंद में गंधीय सूचक नहीं होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, जबकि ये तीनों क्या होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, यानी तीनों से गंध आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में कौन सा अम्ल जो है वह द्विगुण प्रदर्शित करता है? जी हाँ, द्विक्षारकीय गुण जो होता है वो प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। HCl, H3PO4, HNO3 या H2SO4। तो यहाँ पर जो द्विक्षारकीय गुण प्रदर्शित करने वाला अम्ल कौन सा है? डी, H2SO4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एलम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोटास एलम कैसे होते हैं? एक साधारण लवण, एक मिश्रित लवण, एक अम्लीय लवण या एक द्विलवण। तो जो पोटास एलम होते हैं वो कैसे होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, द्विक लवण। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी, ये ज्यादा आयनित होते हैं। ऑप्शन सी, ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन डी, ये COOH समूह रखते हैं। यहाँ दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कम आयनित होता है। तो सी इज द राइट आंसर। कम आयनित होने के कारण ये कैसा अम्ल है? एक दुर्बल अम्ल है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? जी हाँ दोस्तों,
ये 4 आपको लवण दिए गए हैं और इन चारों लवणों में सबसे प्रबल लवण आपको बताना है NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। आपको बताना है कि इन चारों में सबसे प्रबल लवण जो है वो कौन है। तो जी हाँ दोस्तों, जो साधारण नमक होता है जो पहले नंबर पर ही है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे प्रबल लवण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्राय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दांतों को साफ करने वाले जो मंजन होते हैं यानी टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने वाले जो दंत मंजन यानी टूथपेस्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्यों क्षारीय होते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में जो होता है अम्ल बनता है और ये क्षारीय होने के कारण ये उस अम्ल को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, जिससे कि हमारे दांतों की रक्षा होती है। तो ए इज द राइट आंसर, क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बहुत ही इजी सवाल है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो बी इज द राइट आंसर, 7। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। यानी जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होगा, आपको ये बताना है। 7 से अधिक होगा या 7 होगा, 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो ये क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। तो सी इज द राइट आंसर, 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, कौन सी धातु जो है वह ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगी? सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्नलिखित धातुओं में जो है कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, सोडियम एवं पोटेशियम। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं वो काफी अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करके धातु के क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो ए इज द राइट आंसर, सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दीवारों पर जो सफेदी होती है, जो पेंट होता है, उसमें किस विलयन का यूज होता है? ऑप्शन है यहाँ पर है आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH या NaHCO3। आपको बताना है कि इसमें से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी में किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसी का इस्तेमाल दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, यानी दीवारों की पुताई करने में होता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन का नाम है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा चूना बुझा हुआ है यानी बुझ गया है, अर्थात उसकी गर्मी निकल गई है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर छुट्टा कैल्शियम। जी हाँ, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बी इज द राइट आंसर, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है क्या है? बुझा हुआ चूना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। जी हाँ, Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, आपको ये बताना है। 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो है यह क्या है? एक क्षार है। तो जब इसका हम जलीय विलयन बनाएंगे तो जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो बी इज द राइट आंसर, 7 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है,
एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम। जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या होता है आपको ये बताना है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, एसिटिक अम्ल को आईयूपीएसी में क्या कहा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर, एथेनोइक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आयन जो है वह क्या कर सकता है, लाल लिटमस को नीला कर सकता है, आपको ये बताना है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन आयन या फिर ऑक्साइड आयन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है यह लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, क्योंकि ये क्या है, एक क्षारीय आयन है और ये तीनों के तीनों क्या है, अम्लीय आयन है। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा, 5, 7, 8 या 10। आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी वो क्या है, अम्ल है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ क्या है, ए, यानी 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप में किस में पाया जाता है, संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, टमाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग उसे दिखाई देगा, नीला, हरा, नारंगी या फिर पीला। जी हाँ दोस्तों, उस छात्र को कौन सा रंग दिखाई देगा, परख नली में क्या कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बिंदुओं को मिला रहा है तो उसे कौन सा रंग दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, उसे नीला रंग दिखाई देगा, क्योंकि सार्वभौम सूचक जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माफ कीजिएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। जी हाँ दोस्तों, एक जांच परख नली है जिसमें क्या किया गया कि एक विलयन है और उस विलयन में किसे डुबाया जा रहा है, लोहे की कील को डुबाया जा रहा है ना। विलयन के बारे में हमें पता नहीं है, ये बता रहा है कि विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, अर्थात विलयन का रंग क्या है, बदल चुका है। तो उस परख नली में कौन सा विलयन था, ये आपको बताना है। उस परख नली में कौन सा विलयन था। जी हाँ दोस्तों, ZnSO4 था, जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, फेरस सल्फेट था या एल्युमिनियम सल्फेट था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की कील को डालते हैं तो जो लोहा है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण विलयन का जो रंग है वो बदल जाता है। और लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको ये बताना है। CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O, Na2CO3 into 10H2O या इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो बी इज द राइट आंसर, CaSO4 into half H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू जल के आधा अणु 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है, आपको ये बताना है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही सही दे सकते हो।
तो क्या जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, यह बैंगनी रंग का होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हें कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध कह रहा है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अम्लीय जिनकी गंध अम्लीय ये क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो गंध बदल जाती है तो इन्हें क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे, क्योंकि ये गंध द्वारा ही पता चलेगा अम्लीय है कि क्षारीय है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। जी हाँ, सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें सभी। जी हाँ, आपको बताना है कि क्या होगा। तो सभी जो धातु है वो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और जल भी बनाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 40 नंबर की सभी अम्लों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो सभी अम्लों में पाया जाने वाला जो प्रमुख तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन। यानी हर अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, यानी हाइड्रोजन होता ही होता है। तो बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं क्या अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन युक्त जो सभी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ए इज द राइट आंसर, अम्लीय। 42 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होते हैं या इनमें सभी। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, आपको ये बताना है। तो जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो उन्हें क्षार कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा भी होता है, ये प्रकृति संक्षारक भी होते हैं। अर्थात डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। यानी ये तीनों गुण पाया जाता है जल में घुलनशील क्षारक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बहुत इजी सवाल। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, संतरा, सिरिका, इमली या टमाटर। तो एसिटिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक रूप में कहाँ पाया जाता है, सिरिका में। बी इज द राइट आंसर, सिरिका। 45 नंबर क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, सिट्रिक अम्ल जो है वह प्राकृतिक रूप में किस पदार्थ में पाया जाता है, इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा एवं नींबू। तो सी इज द राइट आंसर, संतरा एवं नींबू। 46 नंबर क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टार्टरिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, टमाटर, इमली, दही या सिरका। तो टार्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है इमली। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक रूप में किस में पाया जाता है, दही, इमली, सिरका या टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, और दो क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, चींटी का जो डंक होता है और नेटल के जो पौधे होते हैं उनका जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल। तो चींटी एवं नेटल के डंक के पौधों में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण कि हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो डी इज द राइट आंसर, मेथेनॉइक अम्ल। 49 नंबर क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुंह में जो दांत है उनका क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, यानी उनका पीएच मान कितना से नीचे होने पर हमारे दांतों का जो क्षय है वह होना प्रारंभ हो जाता है। 5.5 से अधिक होने पर, 5.5 से कम होने पर,
7 होने पर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मुंह का पीएच मान है जब 5.5 से कम होगा तो दांतों में छेद होना यानी दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, 5.5 से कम। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग का जो पेट है उस पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारे पेट में पाया जाता है। तो सी इज द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा HCl। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को देखा जिससे कि आपको काफी फायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आने वाले समय में हर रोज आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आपके ज्ञान में बूंद बूंद करके इजाफा होते जाएगा। और यह बूंद बूंद जो इजाफा है आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक बार आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।